हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त डुमनेंद्र राजन स्वागत करता हूं। बिहार लोक सेवा आयोग तथा बिहार की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सबके लिए उपयोगी है। खासकर मेंस इंटरव्यू तथा प्रीलिम्स को देखते हुए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। ठीक है, आज का जो पहला न्यूज़ है वो NIA से संबंधित है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, ये जो है कल यानी कि सोमवार को दरभंगा में ये एजेंसी आई हुई थी। ठीक है, NIA क्यों आई हुई थी तो आपको पता होगा कि 17 जून को पार्सल बॉम्ब अटैक हुआ था दरभंगा स्टेशन पे। ठीक है, सिकंदराबाद से शायद ट्रेन आ रही थी, उसी के एक बॉगी में अटैक हुआ था। और ISIS जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और लश्कर जो आतंकवादी संगठन है, कहा जाता है कि उससे इस अटैक का संबंध है, उन्होंने इस अटैक की जिम्मेदारी ली थी। ठीक है, तो जान लीजिए कि NIA के बारे में। NIA जो है बिहार में भी जांच कर रही थी। तो देखिए, NIA जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर रहती है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करती है। और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी तो याद रखिए 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और किस एक्ट के द्वारा तो था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। आपको याद होगा 26/11 का मुंबई अटैक, उसके बाद ही ज़रूरत पड़ी कि ऐसा कोई एजेंसी बने जो सही ढंग से सुचारू रूप से टेरर यदि आतंकवादी संबंधी घटनाओं की जांच कर सके। ठीक है, और जान लीजिए कि एम्पावर्ड टू डील विथ टेरर रिलेटेड क्राइम अक्रॉस स्टेट, और इसको पावर दिया गया है कि आतंकवाद से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं किसी भी राज्य में उसकी ये जांच कर सकता है। ठीक है, ठीक है, उसको ये डील कर सकता है। याद रखिए कि इसको बिना राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यदि मान लीजिए कि दरभंगा के रेलवे स्टेशन पे अटैक हुआ, पार्सल बम अटैक हुआ, तो अब बिहार सरकार के परमिशन की इनको आवश्यकता नहीं है कि आप ये आके जांच करें। ठीक है, बिना राज्य की अनुमति के ये आ सकते हैं, NIA की टीम आ सकती है। और NIA का जो हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, ये नई दिल्ली में है और इसके 8 ब्रांचेज हैं। कौन कौन सा? हैदराबाद, गुवाहाटी में ब्रांच है, कोलकाता, लखनऊ, रायपुर, कोच्चि, मुंबई और जम्मू। यहाँ टोटल 8 ब्रांचेज हैं NIA के। ठीक है, तो ये था जो हमारा आज का जो एक आर्टिकल था वो NIA से संबंधित था। तो NIA के बारे में जितनी भी जानकारी है वो मेंस इंटरव्यू में भी आपके लिए ज़रूरी है। आइए, एक स्कीम है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके बारे में अभी बिहार में उसके बारे में लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। स्कीम का नाम है PM स्वनिधि स्कीम। PM स्वनिधि उसका नाम है। ठीक है, क्या होता है आगे हम चर्चा करेंगे। वह न्यूज़ में क्यों है तो जान लीजिए कि बिहार सरकार का जो नगर विकास एवं आवास विभाग है, ठीक है, अर्बन अफेयर्स एंड क्या बोलते हैं, अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट है जो बिहार सरकार का, उन्होंने 5 से 20 जुलाई के बीच इससे संबंधित अभियान चलाया है। किससे संबंधित? तो PM स्वनिधि से संबंधित अभियान चलाया है। ठीक है, 5 से 20 जुलाई के बीच, यानी कि अभी अभियान चल ही रहा है। क्या है PM स्वनिधि तो जान लीजिए। PM स्वनिधि जो है उसका फुल फॉर्म है आपका प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, हिंदी में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि इसको कह सकते हैं, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो जान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। एक्चुअली इस स्कीम के तहत इसका उद्देश्य क्या है तो कोविड के बाद आपको पता हो, कोविड में बहुत सारे जो फुटपाथ पे जो दुकान लगाने वाले लोग हैं, है ना, उनका जीवन बहुत ही प्रभावित हुआ, तो उन्हीं को सहायता देना है। यानी कि कोविड के बाद जो नगर निकाय, नगर निगम या नगर परिषद, नगर पंचायत में रजिस्टर्ड शहरी फुटपाथ विक्रेता हैं, उनको 10,000 रुपया की पूंजी अनुदान के रूप में दी जाएगी। ठीक है, नगर निकाय, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत में जो रजिस्टर्ड फुटपाथ विक्रेता हैं उनको कितना मिलेगा? 10,000 रुपया अनुदान मिलेगा। ध्यान रखा जाए कि यह अनुदान उन्हें बिना किसी गारंटी के मिलेगा।
है ना, बैंक गारंटर लेता है तो किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं है उन्हें, ठीक है। यदि वह समय पर इसे चुकता कर देते हैं जो भी उसकी ब्याज वाज है, तो उनको अगली बार 20,000 रुपया मिल सकता है, फिर अगली बार 50,000 रुपया तक का अनुदान उन्हें मिल सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत ये है कि हर साल उन्हें यदि ये वेंडर जो हैं वो डिजिटल लेन देन करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर ठीक है भीम ऐप के माध्यम से लेन देन करते हैं, तो उन्हें 1,200 रुपया हर साल कैशबैक भी मिलेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिए कि इसमें जो वेंडर है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ये वाला आर्टिकल जिसका नाम था प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि 5 से 20 जुलाई के बीच, जिसके लिए बिहार सरकार अभियान चला के रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। एक और आर्टिकल बहुत ज़्यादा आज न्यूज़ में आ रहा है, वो है बुनियाद केंद्र और संजीवनी सेवा, ठीक है। बुनियाद केंद्र और संजीवनी सेवा, ठीक है, ये क्या है? तो अभी देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी का तस्वीर है और इसमें लिखा हुआ है एक थेरेपी वैन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं संजीवनी सेवा, जिसको कहा गया है कि बुजुर्ग, निःशक्त और विधवाओं को राहत देना है, इनका काम है, ठीक है। देखिए, समाज कल्याण विभाग है जो बिहार सरकार का, ठीक है, उसी के अंदर एक सोसाइटी है, उसका नाम है सक्षम सोसाइटी। किसके अंदर? समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत, जिसके मंत्री अभी वर्तमान में शायद लेसी सिंह हैं, ठीक है। और इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? इस स्कीम का उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर एवं दूर दराज के इलाकों में शिविर लगाकर, है ना, शिविर लगाकर वृद्धजनों यानी कि बुजुर्ग लोग, दिव्यांग लोग, है ना, एवं विधवा महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना। सिर्फ स्वास्थ्य सेवा ही नहीं, उनको मानसिक सहायता देना, शारीरिक सहायता देना और हर प्रकार की उन्हें सहायता प्रदान करना, ये इस स्कीम का उद्देश्य है, जिसका नाम है बुनियादी केंद्र और संजीवनी सेवा, ठीक है। और इस बुनियाद केंद्र की स्थापना कुल 101 अनुमंडलों में की जाएगी। बिहार में 101 अनुमंडल ही है, तो सारे अनुमंडलों में बुनियाद केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा याद रखिए कि सभी बुनियाद केंद्र पर बुनियाद संजीवनी सेवा, जिसे आप मोबाइल थेरेपी वैन कहते हैं, इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सभी बुनियादी केंद्र पर जो 101 अनुमंडलों में स्थापित हैं वहाँ पे बुनियाद संजीवनी सेवा, जिसे मोबाइल थेरेपी वैन कहते हैं, वो उपलब्ध रहेगा। तो उस वैन में वो वैन घूमेगी, दूर दराज के इलाकों में घूमते रहेगी, ठीक है ना, और लोगों तक मदद पहुंचाएगी, खासकर विधवाओं को, बुजुर्गों को और दिव्यांग लोगों को, ठीक है। इस स्कीम में तो पैसा तो ज़्यादा खर्च हुआ है, लेकिन याद रखिए कि वर्ल्ड बैंक ने भी इस योजना के लिए बिहार सरकार को 517 करोड़ का ऋण दिया है। कितना करोड़ का ऋण दिया है? 517 करोड़ का ऋण दिया है, ठीक है। इस उद्देश्य इसका मतलब विधवा महिलाओं के लिए क्या किया जाएगा इस स्कीम में? विधवा महिलाओं के लिए उनको आवश्यक कानूनी एवं भावनात्मक परामर्श दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए उनका उत्पीड़न हो रहा है तो उनको सहायता दी जाएगी, है ना, उनको कुछ कौशल विकास, स्किल्ड उनको किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा उनको स्वास्थ्य सेवा भी दिया जाएगा। कोई बीमारी है, मान लीजिए गठिया है ना, मान लीजिए उनके आँखों में कुछ तकलीफ़ है तो उसके लिए उनको मदद किया जाएगा। दिव्यांग लोगों के लिए है कि उनको फिजियोथेरेपी की सुविधा मिलेगी, साथ ही उनको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का किससे संबंधित सुविधाएं मिलेगी, है ना, उनके लिए पुनर्वास केंद्र की व्यवस्था रहेगी, है ना, उनके लिए जो भी है आवश्यक सहायक उपकरण होता है, ठीक है, जैसे ट्राईसाइकिल हो गया, ये सब भी उनको वहाँ से मिलेगा, ठीक है। वृद्ध लोगों के लिए भी वही है, उनके आँख की जांच की जा सकती है, चश्मा ज़रूरत होगा तो उनको दिया जा सकता है ना। मान लीजिए उनके कान उनको कम सुनाई दे रहा है तो उससे संबंधित विकृति अंग व सहायक उपकरण आदि की व्यवस्था वहाँ पे की जाएगी। तो वृद्ध लोगों के लिए, विधवा लोगों के लिए और दिव्यांग लोगों के लिए ये स्कीम बहुत ही शानदार है। इस पे बहुत जगह काम भी हो रहा है। इसके लिए योग्यता क्या है, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी ज़रूरी है, जान लीजिए। तो देखिए, 18 वर्ष से ऊपर की कोई भी विधवा महिलाएं, ठीक है, उसके अलावा 60 वर्ष से ऊपर के पुरुष और महिला सब, और जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति हैं, कोई किसी भी उम्र का व्यक्ति, है ना, हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसके लिए योग्य है। तो ये सारा जो पॉइंट था कि बुनियादी, जैसे मान लीजिए आपसे सवाल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि बिहार सरकार ने समाज कल्याण के लिए या विधवा महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए कोई ऐसा स्कीम चला के रखा, उसके बारे में बताइए। तो आप बता सकते हैं इस स्कीम के बारे में, बुनियादी केंद्र एवं संजीवनी सेवा के बारे में बता सकते हैं।
ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि वेंडर के लिए जो मतलब आफ्टर कोविड के दौरान या कोविड से जो लोग प्रभावित हुए, खासकर जो फुटकर विक्रेता हैं, जो रोड पे सामान बेचते हैं, उनके लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार की क्या स्कीम है, तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।